हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन की, ग्लोबलाइजेशन होता क्या। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Factor that have enabled globalization. टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया पिछले कुछ 50 सालों में, और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम पिछले 50 साल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्टेशंस में, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ है। आज हम फास्ट डिलीवरीज ऑफ गुड्स, वो भी डिस्टेंस जगहों पे, मतलब दूर दूर के क्षेत्रों में बहुत ही लो प्राइस पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कंटेनर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करते हैं कि अगर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें तो। अगर हम शिप, रेलवे और प्लेन से हम किसी सामान को भेजते तो कंटेनर जो है वो जो है प्रॉपरली सामान को भेजते हैं। कंटेनर जितने हल्के होंगे, सामान उतनी स्पीड से और उतनी जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो इस रिमार्केबल डेवलपमेंट में एक नया नाम जुड़ा, वो था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसेंट समय में, पुराने समय में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी तो कम्युनिकेशन था वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट के आ जाने के कारण ये टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल्स, फैक्स, है ना, इसके कारण जो वर्ल्ड है वो आपस में अब पूरी तरीके से लिंकअप हो चुका है। आप किसी भी कोने में बैठ करके, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चाहे आप किसी भी रिमोट एरिया में हो, मतलब एक बीहड़ जगह में हो, वहाँ पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए आप पूरी तरीके से जानकारी पा सकते हो। कंप्यूटर जो हमको हर एक फील्ड के बारे में हर एक जानकारी प्रोवाइड करा सकता है, अगर उसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो तो। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया ने पूरे एक नेट, एक जाल के तरीके से पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा है। हम इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी काम की चीज़ ढूंढ सकते हैं। ईमेल में हम रैपिड तुरंत किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल कहते हैं, भेज सकते हैं, और वॉइस मेल के ज़रिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके, तो यूजिंग ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, हमने देखा है कि आईटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के आया ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर मैगजीन है जो कि लंदन के रीडर लोग पसंद करते हैं, उसका डिज़ाइन और प्रिंटिंग दिल्ली में होता है। हाँ, लंदन में बिकने वाला जो मैगज़ीन है उसका डिज़ाइन और प्रिंटिंग दिल्ली में होता है। उसका टैक्स ऑफ मैगज़ीन जो है वो सेंड किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली ऑफिस में, जहाँ पे डिज़ाइनर जो दिल्ली ऑफिस में बैठे उसे डिज़ाइन करते हैं। फिर उस मैगज़ीन को वहाँ प्रिंट किया जाता है और टेलीकम्युनिकेशन के जरिए उसका प्रिंट का एक सैंपल भेजा जाता है जो उन लोग पसंद करते हैं। उसके बाद दिल्ली में कंप्यूटर के माध्यम से उसे पूरा प्रिंट किया जाता है, उस मैगज़ीन को बनाया जाता है और उस मैगज़ीन को फिर लंदन बाय एरोप्लेन के जरिए भेजा जाता है। पेमेंट भी इंटरनेट के माध्यम से लंदन बैंक से दिल्ली के बैंक में ट्रांसफ़र होती है। इसे ई बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया है और उसे ग्लोबली एक रेपुटेशन दी है। अब हम देख लेते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो हमने देखा कि हम पुराने एग्जाम्पल में हमने देखा है कि चाइनीज़ टॉय इंडिया में किस तरीके से एक्सपांड हुए थे।
पर अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस चाइनीज़ टॉय पे बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया है, तो क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा टैक्स होगा तो ऐसे में टैक्स के कारण उनकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, जो बायर्स हैं अब हाई प्राइस होने के कारण चाइनीज़ चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। अब चाइनीज़ चीज़ें उतनी सस्ती नहीं होगी जितनी बिना टैक्स या कम टैक्स में मिलती थी। इंडियन मार्केट में अब ऑटोमेटिकली चाइनीज़ टॉय के कंपेयर में लोग इंडियन टॉय खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये टैक्स जो है, जो किसी भी इंपोर्ट की चीज़ों पे लगता है, वो एक बैरियर है, उसे ट्रेड बैरियर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट अपने लोकल बिजनेस को बचाने के लिए लगाती है। गवर्नमेंट्स ने ट्रेड बैरियर्स को कई बार इंक्रीज़ किया है, कई बार डिक्रीज़ भी किया है। इसे रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड, और ये डिसाइड करता ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि कब उसे इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है। ये फॉरेन ट्रेड जो होता है, ये गुड्स के काइंड्स, मतलब किस तरह का गुड्स है, उसकी डिमांड कितनी, उसकी क्वालिटी किसी, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट में आज़ादी के बाद ये बैरियर बहुत स्ट्रिक्ट रखे थे। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल कड़ाई से इम्पोज किया जाता था। इसका कारण ये भी था कि आज़ादी के बाद उस समय की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि जो लोकल जो प्रोड्यूसर है, जो इंडिया के नए नए जो प्रोड्यूसर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रीज है, उनको नुकसान हो। फॉरेन कंपटीशन के लिए इंडिया उस समय तैयार नहीं था। 1950 से 1960 तक इंडियन जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे कैसा स्टेज आया कि कंपटीशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में आने लगा, वे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने लगे। इंडिया जो है उस समय आज़ादी के बाद तुरंत तैयार नहीं था कि वे ऐसे आइटम को इंडिया मार्केट में आने लगे जैसे कि जिससे वो कॉम्पीट ना कर पाए। लेकिन फिर भी उस समय बहुत से आइटम इंपोर्ट होते थे, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम। ठीक है, डेवलप कंट्री अर्लियर स्टेज में अपने डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्री की तरफ देखा करती थी। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स था उसमें उतनी वैरायटीज़ नहीं थी जितनी कि होनी चाहिए। तो हुआ यूँ कि 1991 में अब इस फॉरेन पॉलिसी में बदलाव का समय आ गया। लगा कि अब हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को विदेश मार्केट में भी उतरना और विदेश प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में आने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि कंपटीशन बढ़ सके, ताकि लोग जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, कुछ प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी गिर गई वो भी डेवलप हो, वो भी क्वालिटी को अपने बढ़ाए। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे ही किया जा सकता था। कंपटीशन सबके लिए बराबर होगा, परफॉर्मेंस जो है प्रोड्यूसर बेटर करेंगे ताकि वे compete कर सके फॉरेन प्रोडक्ट से, इससे इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव। ओके, तो ये डिस्कशन जो है वो सपोर्ट किया गया पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इस बैरियर में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया ताकि लार्ज एक्सटेंट पर फॉरेन ट्रेड हो सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके। गुड्स सर्विसेज और फॉरेन कंपनीज जो है, जो गुड्स और सर्विसेज जो बाहर से इंडिया आया करती थी, अब वे इंडिया में भी फैक्ट्री और ऑफिसेज बना सकें ताकि वे अपनी गुड्स और सर्विस को अच्छे से इंडियन मार्केट पे उतार सकें। तो ये जो रिमूव किया गया बैरियर को, रिस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। लिबरलाइजेशन में ट्रेड और बिजनेस को जो भी डिसीजन लेना है उसको फ्री कर दिया गया गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन से। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो मार्केट डिमांड पे होगा, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही रिस्ट्रिक्शंस रखी रही ताकि वे अपने कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बचा सकें। बाकी पूरी तरीके से लिबरल कर दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो जैसे कि हम लिबरलाइजेशन में पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को
बढ़ावा देने के कारण इंडिया को सपोर्ट मिला एक बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इसका काम है कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हार्म होने से बचाना, ऐसी जगह बैरियर्स जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसे ख़त्म करना, ताकि सारी कंट्री फ्रीली ट्रेड कर सके। इस कंट्री में वर्ल्ड को लिबरलाइज करना, उस कंट्री की पॉलिसी को लिबरलाइज करना जिस कंट्री से ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। यही काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, स्टार्ट एट अ इनिशिएट ऑफ अ डेवलप कंट्री, और इन्होंने स्टार्ट भी डेवलप कंट्रीज़ में किया। सबसे पहले डेवलप कंट्री में लिबरलाइज किया गया सारी पॉलिसीज़ को। WTO ने इस्टेब्लिश किया रूल इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, जिसमें वे ये देखती है कि उनके बनाए रूल को पूरी कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज जुड़ चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड को अलाउ करता है और उसकी प्रैक्टिस को भी बढ़ावा देता है। ऐसा देखा गया कि डेवलप कंट्रीज जो है वो कुछ अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर्स अभी भी लगाती है ताकि वे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल को फोर्सफुली पुट अप करता है ताकि डेवलपिंग कंट्री को भी वो इंकरेज कर सके और डेवलपिंग कंट्री भी अपने ट्रेड बैरियर को रिमूव करे ताकि वे भी ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक, होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।